इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ, और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ। देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। कि आजादी के 75 साल के बाद बुलंदशहर में सीआरपीएफ का एक जवान थाने में जाकर चिट्ठी देता है और कहता है कि फला तारीख को मेरी शादी है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे घोड़े पर बैठना है। अगर 75 साल की आजादी के बाद एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर बैठ के शादी करने की इजाजत नहीं है तो पूरे देश को इस सवाल को उठाना पड़ेगा, वरना ये गैर बराबरी की बातें खत्म नहीं होगी। राजस्थान में आजादी के 75 साल के बाद मंदिर प्रवेश की वर्जना है, उसको वर्जित किया जाता है। और तो और आए दिन खबरें आती हैं, मिड डे मील बनाने वाली महिला दलित समाज की है। गांव के लोगों ने कहा, हम गांव के बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, उनके अभिभावक पहुंच गए, खाना नहीं खाएंगे। और सबसे ज्यादा जिस घटना ने अभी पीड़ित किया पिछले दिनों, वो घटना थी मध्य प्रदेश की। दलित समाज के लोग, उनके परिवार में एक मृत्यु हो गई, शमशान गए और शमशान में पहुंचे तो वहां लोग इकट्ठा हो गए, झगड़ा करने लगे, कहने लगे यहां पर आपको अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। अगर आजादी के 75 साल के बाद ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं और उस पर हम सारे लोग खामोश हैं तो हम कायर माने जाएंगे। हम फिर अपने आप को कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति करने लायक ना समझें। बताइए हो रही है कि नहीं हो रही? हाथरस का कांड हुआ, मैं वहां पर पहुंचा, मेरे ऊपर हमला किया गया, स्याही फेंक दी काली वाली। मैंने कहा फेंको काली स्याही, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे काले कारनामे इन्हीं काली स्याही से मैं लिखने का काम करूंगा, और वो काम देश के सदन में और सड़क में मैं कर रहा हूं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आर्थिक सवालों पे क्या हम सोचते हैं? आरक्षण के सवाल पे क्या हम सोचते हैं? दलील दी जाती है, अरे सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। क्या आप सबको बराबर मानते हैं? बराबर मानते हैं क्या? बराबर का अधिकार मिला क्या? आज भी हकीकत यह है कि अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ, और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ। देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, वैकेंसी कैसे निकलती है विश्वविद्यालय में? एक पोस्ट, आरक्षण नहीं मिलेगा। विभाग है सरकारी, रेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तमाम पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ बेचने पे लगी हुई है सरकार। आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है, वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे, और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी। भारत माता की जय होगी, भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ
और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। जब आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है? मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, 10 लाख करोड़ रुपए की। और उसके ऊपर कुल कर्जा मालूम है कितने? उसका नाम अभी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में आ गया। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने, अगर आरपी सिंह जी को भी इतना कर्जा दे दे तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कितना कर्जा दिया मालूम है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां बैठे इतने सारे लोग, आपको अगर भाई बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना है, 365 कागज आपसे मांगे जाएंगे। खतौनी लेके आओ, प्रमाण पत्र लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। और अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आप 10,000 20,000 रुपए बाकी होते हो तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तहसीलदार आता है, कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने में। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया। और 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और एक बहुत सुंदर सी फोटो भी आई थी। किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी। देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया। 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3,000 करोड़ लेके, 3,000 करोड़ लेके। आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। देश की शिक्षा का बजट है 2%। आपके बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य का बजट है 2%। आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3,000 करोड़ रुपए। यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3,000 करोड़। सोचो जरा आप, उसका 3 गुना पैसा, जो पूरे देश का खेल बजट है उसका 3 गुना पैसा लेके भाग गया विजय माल्या। उसका 7 गुना ज्यादा पैसा लेके अकेले एक आदमी भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इन आर्थिक सवालों पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो कोई सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, कोई आरक्षण नहीं बचेगा। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।